तो देखिए ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया आपको, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडिया, ठीक ना। तो आज ज़्यादा फोकस हम लोगों को केवल इंट्रोडक्शन में रहेगा, केवल इंट्रोडक्शन में। तो ये बताइए जनरली जो 14,000 लोग मेंस लिख रहे हैं ना, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन कर देंगे, राइट। आप ऐसे करेंगे ना। हाँ, लेकिन ये बताइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि 3,000 में कैसे आना है। देखिए आप ये कर दीजिए ना कि ठीक है, आप डिफाइन कीजिए, फिर ये शॉर्ट में डिफाइन कीजिए, शॉर्ट में कि है ना द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फिर लिखिए हुज हैज गॉट मोमेंटम इन इंडिया फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि मतलब कि इसको ये भी पता है कि नीति आयोग के फॉर्मेशन के बाद ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, ये ज़्यादा मोमेंटम में आ गया है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है। अब ये थोड़ा सा क्या है ना कि आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, दूसरे के इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी यदि आपको GS 1 2 3 4 किसी में ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे सब उसका लिखेंगे डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन के साथ साथ कुछ और चीज़ें ऐड कर देना, थोड़ा सा की जैसे नीति आयोग यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, फिर कुछ और ऐड कर देना, ताकि थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट बन जाए आपका इंट्रोडक्शन, और आपका जो है ना 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा अदर, है ना, एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो ये है, तो ये है गया फर्स्ट टाइप का, जिसको बोलते हैं डिफिनेशन प्लस कॉन्टेक्स्ट। सेकंड जैसे मान लीजिए ये हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर, और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे आप। अच्छा, सेकंड ARC के डेफिनेशन से इसको समझाएंगे। अब देखिए जानते क्या है, क्योंकि सिटीजन चार्टर जो है ना एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये एक ऑफिशियल वर्ड है। तो यहाँ पे सिटीजन चार्टर को आप डिफाइन करेंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। तो देखिए कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है ना, ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, ये हर कोई यूज़ करता है, लेकिन सिटीजन चार्टर जो है ना एक ऑफिशियल टर्म है, ये नॉर्मल बोलचाल में यूज नहीं होता। तो इस कंडीशन में आप सिटीजन चार्टर को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब आपको लगे कि कोई की टर्म जो है ना नया है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना यूनिक टाइप का है, तो वहाँ पे जो है ना उसको डिफाइन करना कोई गलत नहीं है। लेकिन जो की टर्म बहुत नेचुरल है और वहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं ना, तो फिर देखिए UPSC सोचता है कि जो है ना कि ये तो बहुत नॉर्मल है। आप समझ गए ना, ये बहुत अंदर की चीज़ बता रहा हूँ आपको। हाँ, फिर जैसे मान लीजिए हो गया ये कि एग्जामिन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडियन लेबर फोर्स। ये तो इसको आप कैसे स्टार्ट करते हैं। इसको तो डेटा के साथ ही करते हैं, 41% है ना PLF। हाँ, इकोनॉमी के क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आप डाटा से ही स्टार्ट कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। लोग यहाँ पे करेंगे लेबर फोर्स को डिफाइन कर देंगे, भाई लेबर फोर्स भाई सबको पता है। तो क्या है ना कि देखिए इकोनॉमिक क्वेश्चन में ज़्यादातर ट्राई ये कीजिए कि आप डाटा से ही स्टार्ट कीजिए। हाँ, ये है। फिर इस वाले क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। अब बताइए इसमें क्या करेंगे आप। आर्टिकल डाल सकती हूँ। कौन सा आर्टिकल। और 51A। हाँ, देखिए अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को कोई डिफाइन करेगा, बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लिखिए ना कि फंडामेंटल ड्यूटी व्हिच वाज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 अंडर आर्टिकल 51A, राइट। ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली, थोड़ा सा अलग हो जाएगा बेसिकली, ये है। फिर से मतलब क्वेश्चन ये आ गया कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब बताइए इसका क्या करेंगे इंट्रोडक्शन आप।
41 कौन सा आर्टिकल? 324 से लेकर के 329। बहुत नॉर्मल हो जाएगा वो। ये बताइए, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, लेकिन उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही क्वेश्चन क्यों पूछा? यानी ये न्यूज यानी ये न्यूज में जरूर रहा होगा। तो आप लिखिए ना कि द रिसेंट डिस्क्वालिफिकेशन या फिर द रिसेंट इशूज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन पावर हाईलाइटेड द पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन व्हिच हैज आल्सो बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब मैंने कंटेक्स्ट से भी लिंक कर दिया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिंक कर दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब समझ गए आप ना? हाँ, तो ये हो गया बेसिकली। इसे बोलते हैं करंट अफेयर से लिंक कर देना। फिर एक क्वेश्चन मुझे आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू प्राइवेसी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो अब इसमें क्या लिखेंगे बताइए, बताइए इंट्रोडक्शन में। हाँ जी, हाँ, KS पुट्टास्वामी केस के अंडर जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोल दिया अंडर आर्टिकल 21। तो आप ये जो है ना डाल सकते हैं बेसिकली। हाँ, तो देख रहे हैं ना कि डिफरेंट, इसे होता है जजमेंट बेस्ड। फिर एक होता है कीवर्ड अप्रोच, जैसे मतलब ये हो गया डिस्कस द चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इन इंडिया। ये तो ये इसमें क्या लिखती है आप इंट्रोडक्शन में? अर्बन मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। अर्बन मोबिलिटी आप डिफाइन कर देते। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये बताइए अर्बन मोबिलिटी होता क्या है, बताइए। अर्बन मोबिलिटी मतलब जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या हो रहे हैं? या ये जो रूरल रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेशन हो रहा है। हाँ, तो अब देखिए आप इसको जानते कैसे करते कि द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, है ना, दैट इज कॉल्ड अर्बन मोबिलिटी which has been associated with a rapid urbanization, poor infrastructure and fragmented governance। तो मतलब डिफिनीशन के साथ साथ मैंने कीवर्ड ऐड कर दिया, तो एग्जामिनर को ये लगे कि चलो इसको क्या है ना कीवर्ड भी पता है, इससे रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि थोड़ा सा कैसे आप एज ले सकते हैं, एज दूसरे कैंडिडेट से, मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर सेकंड है, जानते क्या, जैसे मान ये आ गया वाई आर फॉरेस्ट फार इंक्रीजिंग इन इंडिया। अब बताइए इसमें क्या लिखती है आप इंट्रोडक्शन में? तो अगर मान लीजिए ना याद हो तो, आवाज नहीं आ रही आपकी। किस कारण से हो रहा है? तो वो तो क्वेश्चन वो तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो फिर बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे? जो चीज़ बॉडी पार्ट में लिखना है उसको इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि पॉइंट का रिपीटिशन होगा और वो रिडंडेंसी हो जाएगा। बताइए। ये बताइए वो पूछा क्या है? कॉजेज। तो आप लिख दीजिए उसका इफेक्ट क्या है, कि जो फॉरेस्ट फायर है ना इज थ्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस एज वेल एज क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू मल्टीपल चैलेंजेज एंड व्हिच इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन इंडिया। तो ये अच्छा तरीका होता है, पूछा है कॉज तो आप लिख दीजिए इफेक्ट है इन इंट्रोडक्शन, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर डाटा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि ये तरीका क्या है, इससे आपको टाइम बचेगा। हाँ, पूछा है कॉज लिख दीजिए इफेक्ट, पूछा इफेक्ट लिख दीजिए कॉज। ये तरीका आपको बता रहा हूँ, इससे पॉइंट का रिपीटिशन नहीं होगा, ठीक ना। फिर से नेक्स्ट है कि हमारा क्वेश्चन ये आ गया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड येट फेसेज हंगर। तो आप बताइए इसमें क्या लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में? हाँ,
मतलब कि पैराडॉक्स बेस, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। मतलब कि ऑन वन हैंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट, ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडियाज रैंक इज वेरी पुअर। तो ऐसा इसे बोलते हैं पैराडॉक्स। मतलब कि आप कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि एक साइड तो ये है और एक साइड ये है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये है। फिर इसमें मतलब क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे आप? गवर्नेंस की डेफिनेशन है और तो ये तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू नाम हाँ फिर उसके अलावा हाँ बताइए। सक्सेस जो हुआ है, जैसे ई गवर्नेंस कहाँ पर सक्सेस हुआ, सर एग्जाम्पल। नहीं, ये तो आपको एग्जाम्पल में लिखना है, सिग्निफिकेंस पूछा है तो ये तो आपको लिखना है उसमें बॉडी पार्ट में। जानते हैं क्या इसे बोलते हैं? एनालॉगी बेस्ड। देखिए आप कंपेयर कर दीजिए ना, देखिए जस्ट एज मशीन हैज इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इन द सेम वे ई गवर्नेंस इज इम्प्रूविंग गुड गवर्नेंस which refers to the use of ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे लिंक इसे बोलते हैं एनालॉगी बेस्ड। मतलब कि कंपेयर कर दीजिए कि जस्ट एज मशीन हैज इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इन द सेम वे ई गवर्नेंस हैज इम्प्रूव्ड गुड गवर्नेंस। ऐसा कुछ लिंक कर दीजिए, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। फिर है प्रॉब्लम और सल्यूशन। जैसे मतलब कि आ गया, इन्यूमरेट द चैलेंजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ये बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी बॉडी है? एनडीए में तो लिख दीजिए ना कि डिस्पाइट वेरियस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक एनडीए इंडिया कंटिन्यू फेसिंग डिजास्टर प्रॉब्लम इन इंडिया, ऐसा कुछ। तो मतलब उसे लगे कि आपने जो है ना बॉडी का रेफरेंस दिया है कम से कम। तो इसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेटअप। हाँ, फिर इस वाले क्वेश्चन ही आ गया, इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ मनरेगा इन एड्रेसिंग रूरल पॉवर्टी। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे? तो ये तो सभी लिखेंगे कि मनरेगा 2005 में लॉन्च किया गया और ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है। कौन सी प्रॉब्लम? जैसे कि अभी आधार बेस्ड वो जो क्या नाम था, आधार के अपडेट कर दिया था, बहुत सारे जो वर्कर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा था। नहीं जानते क्या है, ये चीज़ बॉडी पार्ट में लिखना है यार। प्रॉब्लम वगैरह सब बॉडी पार्ट में आएगा। आप ऐसा लिखिए ना कि मनरेगा which has been initiated in 2005 provides 100 days wage employment is one of the most successful scheme in India which comes under Ministry of Rural and Ministry of Rural Development। ऐसे है कि मतलब बहुत सारी स्कीम में ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम है, तभी तो इसको कांग्रेस ने लाया था और इसको बीजेपी भी नहीं हटा पाई है, क्योंकि मनरेगा की इतनी ताकत है। जो गवर्नमेंट इसको हटाई ना तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, बात तय है। दो चीज़ इंडिया से कभी नहीं हट सकती, एक तो रिजर्वेशन, क्योंकि जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन को हटाया वो गवर्नमेंट का गिरना तय है, इसलिए कोई गवर्नमेंट इसको हटाने का प्रयास ही नहीं करेगी। दूसरी चीज़ मनरेगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन इन डिजिटल एज। डिजिटल एज में डाटा प्रोटेक्शन क्या इंपॉर्टेंस है? अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? इसमें फिर वो रिसेट वाला डाल देंगे, डिस्पाइट ऑफ डाटा
India is facing continuously issues of data privacy. नहीं यार, वो तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा यार। उसमें पैराडॉक्स था इसलिए मैंने प्रोडक्ट्स लिखा था ना, इसमें थोड़ी पैराडॉक्स है। इसमें ये लिखिए ना कि 21st सेंचुरी इज द टेक्नोलॉजिकल एज एंड एवरीथिंग इज लिंक विद टेक्नोलॉजी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डाटा प्रोटेक्शन बिकम द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। ऐसा लिख दीजिए, 21st सेंचुरी से लिंक कर दीजिए, थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना? ये तो थोड़ा वाला डाटा इज द न्यू और इसको लिखना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में जानते हैं बेसिक डिफरेंस क्या होता है? क्या है डिफरेंस बताइए। इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टार्टिंग में कंटेक्स्ट बना रहे हैं और कंक्लूजन में कंक्लूजन में हम लोग उसको समराइज कर रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक हो गया। फ्यूचर बता रहे हैं, फ्यूचर मैं बताऊं शॉर्ट में जो इंट्रोडक्शन होता है ना, ये होता है प्रॉब्लम, और कंक्लूजन होता है सल्यूशन। जिससे मैं ये बोलता हूँ, है ना, जैसे मान ले कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, ये मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन में, और कंक्लूजन में क्या बताऊंगा कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये है कंक्लूजन। तो ये जो चाहिए वाला वर्ड है ना, शुड है, ये आता है कंक्लूजन में, और जो क्या है अभी प्रेजेंट में, ये होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कभी भी चाहिए वाला वर्ड यूज मत कीजिएगा, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, हाँ, इंट्रोडक्शन कभी भी जो है ना, इंट्रोडक्शन कभी भी सल्यूशन नहीं हो सकता। सल्यूशन केवल होगा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रॉब्लम एंड conclusion ends with solution. In other words, we can say कि introduction start with past and conclusion end with future. ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो डाटा इज न्यू ऑयल, ये कंक्लूजन में आएगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक का बता रहे हैं ना कि डाटा एक न्यू ऑयल होने वाला है, एक न्यू ऑयल है, उसका सिग्निफिकेंस बता रहे हैं आप। और इंट्रोडक्शन तो एक प्रॉब्लम होती है। जैसे वाले क्वेश्चन आपको ये लिखना है कि जो है ना प्रेसिडेंट की लिखना है कि व्हाट आर द वेरियस पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। इज प्रेसिडेंट ओनली टाइटुलर हेड, ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चन आ गया। तो बताइए इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? प्रेसिडेंट का आर्टिकल बहुत नॉर्मल लिख दिए आप ये लिखिए ना कि प्रेसिडेंट इंडिया फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where there is a dual head, right? Real head and nominal head. Nominal head is president who is a constitutional head of the India, and real head is PM who is political head of India. तो इसको बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल बेस्ड इंट्रोडक्शन। मतलब कि मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बता दिया इंडिया का कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे दो हेड है, एक पॉलिटिकल हेड है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रेसिडेंट है, जो पॉलिटिकल हेड है वो कौन है? पीएम है। ये एक तरीका होता है बेसिकली, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंट्रोडक्शन। समझ गए आप ना? फिर जैसे मान लीजिए एक होता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1857 रिवोल्ट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? आवाज़ नहीं आ रही क्लियर आपकी। बैकग्राउंड दे सकते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट से पहले व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडिया व्हिच रिजल्टेड इन 1857 का रिवॉल्ट। बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड ठीक है, लिख सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊं, कभी भी जब आप फंस जाए ना तो एक तरीका बताता हूँ, जिसे बोलते हैं वन ऑफ द टेक्निक। जैसे मान लीजिए कि ये बताइए 1857 रिवोल्ट के अलावा बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं ना, तो आप लिख दीजिए कि देयर हैव बीन न्यूमरस रिवोल्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड लॉन्ग टर्म रिवोल्ट इज 1857 रिवोल्ट। ऐसा तो इसे बोलते हैं वन ऑफ द मैथड, मतलब कई सारे रिवोल्ट में से
कई सारे टेक्निक में से, कई सारे मेथड में से ये एक मेथड है इंडिया की रिवोल्ट का। समझ गए आप ना? हेलो? हाँ समझ गई। तो इसे बोलते हैं वन ऑफ द मेथड्स है। फिर लास्ट में यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो ना, तो आप कोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मतलब कोई क्वेश्चन आ गया एग्रीकल्चर पे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लिख दीजिए कि एज MS स्वामीनाथन हैज सेड, इफ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल, व्हिच हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। बात सिंपल सी है। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन में आप कोड्स का यूज कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए मैं आपको जो है ना 17-18 टाइप का जो इंट्रोडक्शन बताया ना, अब इसमें क्या है ना कि जैसे डाटा डेफिनेशन ये सब जानते हैं, लेकिन मैंने आपको एक स्टेप अहेड जाके बताया है कि और कैसे आप यूनिक बना सकते हैं अपने आंसर्स को, है ना। डाटा से, डेफिनेशन से, कॉन्टेक्स्ट से, है ना, कंट्रास्ट से, जजमेंट से, है ना, ये सब जो है ना कुछ तरीका मैंने बताया कि आप कैसे कैसे एग्जाम्पल से जो है ना ऐड कर सकते हैं।